हेलो एंड वेलकम, दिस इज स्टडी IQ एंड आई एम प्रशांत झा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पार्लियामेंट में जो है वो एक सेशन था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी जो है इसके ऊपर में भाषण दे रहे थे। तो उनके भाषण से जो हमें पता चला वो ये कि ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया के सभी देशों ने जो है वो इधर इंडिया का सपोर्ट किया या पाकिस्तान के अगेंस्ट में स्टेटमेंट दिया या फिर इंडिया को काउंटर करने वाले जो हैं वो सिर्फ 3 देश ही थे जिन्होंने किया। बाकी सभी देशों ने इंडिया के इस ऑपरेशन सिंदूर के स्टैंड को सही ठहराया। अब देखिए बात यह आता है कि वो 3 देश कौन से थे। एक तो आप ऑफ कोर्स गेस कर लिए होंगे, चाइना, दूसरा टर्की और तीसरा जो है वो टर्की का छोटा भाई अजरबैजान। अब सिचुएशन ये है कि जो टर्की इंडिया के अगेंस्ट में भाषण देता था, जो टर्की यूनाइटेड नेशन में इंडिया के कश्मीर के ऊपर में इंडिया को जो है वो गलत ठहराने की कोशिश करता था, उस टर्की को हम एग्रेसिवली एक्टिवली जो है वो काउंटर नहीं करते थे, क्योंकि हम सोचते थे कि टर्की आज न कल अपना मन बदल लेगा। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि टर्की कंटिन्यूअसली जो है स्टेटमेंट देता है, हम जो है वो सॉफ्ट तरीके से जो है उसका काउंटर करते हैं। इवन जब टर्की जो है वो वहां पर बहुत ज़्यादा डिजास्टर होता है, नेचुरल डिजास्टर आता है, फिर भी ऑपरेशन दोस्ती चलाया जाता है इंडिया के द्वारा और हमने टर्की की हेल्प की। इवन दो टर्की जो है वो इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट देता था तब भी। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा मतलब समझो कि खराब हो गया और इंडिया ने सोच ही लिया है कि भाई अब हम टर्की के साथ अच्छे रिलेशन स्टैब्लिश नहीं करने चाहते हैं। और इसी वजह से इंडिया जो है वो टर्की को काउंटर करने के लिए वेरियस स्टेप ले रहा है। अब देखिए क्या हुआ था, दिक्कत क्या कहां से आया। दिक्कत यह आया कि आप हमारे खिलाफ एंटी स्टेटमेंट देते हैं, डोंट वरी, नो इश्यूज। पाकिस्तान के सपोर्ट में स्टेटमेंट देते हैं, नो इश्यूज। लेकिन जब पाकिस्तान के जो द्वारा आतंकवादी हमले किए जाते हैं इंडिया में और तब आप पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं, फिर किसी भी ह्यूमैनिटी के लिए जब मतलब ह्यूमैनिटी के को एक लालछन लगाता है ये जो पहलगाम टेरर अटैक था, और उस सिचुएशन में जो है वो आप पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं। फिर इंडिया ने सोचा कि नहीं, टर्की को जो है वो सबक सिखाना होगा और हम सबक सिखाएंगे कैसे। तो सबसे इंपॉर्टेंट सबक क्या होने वाला है, तो हम जो सबक सिखा सकते हैं वो ये कि टर्की के जो दुश्मन है कौन है, साइप्रस है भाई। तो साइप्रस के साथ हम अच्छे रिलेशन बनाएंगे। टर्की के साथ जो अजरबैजान, उसका अच्छा रिलेशन है। तो अजरबैजान का दुश्मन कौन है, आर्मेनिया, तो हम आर्मेनिया का सपोर्ट करेंगे। उसके बाद ये तो हम इंटरनेशनल लेवल पे कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे देश के लोग हैं वो अपना नेशनलिज्म तो दिखाएंगे ना। वो नेशनलिज्म कैसे दिखाएंगे, तो अभी बात तो बहुत पहले थी, लेकिन अभी रिपोर्ट आई है जिसके हिसाब से इंडिया के लोगों ने टर्की का कंप्लीटली बॉयकॉट करना जो है वो शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से टर्की को 4000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान जो है वो हो सकता है। क्योंकि इंडिया के लोग जिनका डेस्टिनेशन, जो अपना डेस्टिनेशन वेडिंग करने के लिए टर्की जाते थे, जो इंडिया की जो मूवी इंडस्ट्री है वो अपने मूवी को शूट करने के लिए टर्की जाते थे, जो इंडिया का जो एविएशन इंडस्ट्री है वो जो टर्की से मतलब टर्की के टर्किश एयरलाइंस के जो एयरक्राफ्ट को हम यूज करते थे उसको हमने खत्म कर दिया है। और इसी तरीके से इवन जो टर्की का हम जो मतलब एयरपोर्ट का जो हैंडलिंग वाला सिस्टम है उसको हमने जो है वो टर्की के मतलब कंपनी को दिया हुआ था, वो हमने खत्म कर दिया है। जिसकी वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है कि इंडिया दोनों लेवल पे काम कर रहा है। इंडिया अपने देश के लेवल पे तो काम कर ही रहा है, गवर्नमेंट के लेवल पे तो काम कर ही रहा है, लेकिन इंडिया के लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस हो चुकी है कि उनको पता चल गया है कि अगर कोई देश हमारे देश के विरोध में कोई स्टेटमेंट देगा तो हम उस देश को नहीं बख्शेंगे। और इसी वजह से टर्की को एक टाइम एक ऐसा टाइम आया था जिसकी वजह से टर्की के डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री जो मतलब टूरिज्म है, उन्होंने एक लेटर जारी किया है और उन्होंने भी ये बोला है कि भाई हमें आप स्किप मत कीजिए। इंडिया और टर्की का जो गवर्नमेंट का रिलेशनशिप है वो अपनी जगह पे है, लेकिन अगर आप यहाँ पे घूमने फिरने आते हैं तो आपके घूमने फिरने में टर्की की गवर्नमेंट का कोई ऐसा नेगेटिव रोल या नेगेटिव जो माइंडसेट है वो इंडियंस के खिलाफ नहीं रहता है। लेकिन अब तो चिड़िया चुग गई खेत, अब बोलने से क्या फायदा, जिसकी वजह से फिर हमने इसका रिप्लाई बहुत अच्छे से दिया। और इसी के रिगार्डिंग आज की इस पूरी सेशन में इसी को केस स्टडी की तरह हम देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहां पर
हेवी ड्रॉप है। इंडियंस ने टर्की को सबक सिखा दिया और ये तब हुआ जब हम ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर हमारे पहलगाम टेरर अटैक का हमने बदला लिया, जब हम पाकिस्तान के 9 टेरर कैंप्स को हमने डिस्ट्रॉय किया। लेकिन उसके बाद क्या आता है कि टर्की और अजरबैजान ओपनली सपोर्ट करता है पाकिस्तान का। कैसे? तो भाई सपोर्ट करना तो स्टेटमेंट के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन जो टर्की है वो अपने बायख्तर ड्रोन्स जो हैं और भी बहुत सारे वेपन्स जो हैं वो पाकिस्तान को सप्लाई करने लगता है, जिसकी वजह से जो इंडिया के लोग हैं उनको समझ में आ आता है कि भाई सबक कैसे सिखाना है, क्योंकि हमें सबक सिखाने का जो आइडिया है वो तो मालदीव्स को बॉयकॉट करके हमें मिल ही चुका है, जिसके ऊपर में हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। लेकिन अब जो इंडियंस का टारगेट था वो टर्की टारगेट था, और इसी वजह से सोशल मीडिया में जो कैंपेन कॉल्स हैं वो शुरू हो जाती है कि बॉयकॉट टर्की के जो ट्रेंड हैं वो चलने लगते हैं। और जो ट्रैवल एजेंसी हैं जैसे कि मेक माई ट्रिप, इजी ट्रिप्स, कॉक्स एंड किंग्स, इक्सिगो जैसे जो ट्रैवल एजेंसीज हैं उनकी रिपोर्ट अगर माने तो अब जैसे देखिए ये जो रिपोर्ट है वो मेक माई ट्रिप का है, जिसमें 60% ड्रॉप इन बुकिंग्स टू टर्की एंड अजरबैजान। मतलब पहले जितने लोग इंडिया से टर्की और अजरबैजान जाते थे उसमें 60% की गिरावट होती है, और ये तो पहले ही शुरू हो गया था लेकिन अभी रिपोर्ट आई है तब ये मैं आपको बता रहा हूं। उसके 250% सर्ज जो है वो मई 2025 में कैंसिलेशंस में बढ़ने लगे हैं। उसके बाद अगर हम ईज माई ट्रिप की बात माने तो 22% कैंसिलेशन टर्की और अजरबैजान के लिए, 30% जो है वो हमने ये उसके लिए किया है। अब देखिए जैसे हमने बॉयकॉट मालदीव्स का यूज करके हमने 37% जो है वो इंडियन विजिटर्स को ड्रॉप किया, उसी तरीके से अब टर्की की बारी आ चुकी थी। उसके बाद अगर हम कलकत्ता की बात करें तो कलकत्ता में भी बहुत ज्यादा गिरावट हुआ है। हमने देखा है कि कलकत्ता में 1500 कंफर्म टूर्स जो कैंसिलेशंस हुए हैं, क्योंकि कलकत्ता के लोग जो हैं वो दुर्गा पूजा जैसे सेशन में समर वैकेशन मनाने के लिए टर्की जाते थे, लेकिन अब जो है वो 1500 कैंसिलेशन दिखा है, जिसमें 60 से 75 करोड़ का नुकसान टर्की को होगा सिर्फ कलकत्ता से। इवन कानपुर में भी प्रोटेस्ट बहुत सारे हुए टर्की के अगेंस्ट, जिसकी वजह से 35 लाख का नुकसान होता है। और हर्ष गोयनका जी जो है, जो कि एक प्रोमिनेंट फिगर है, उन्होंने बोला है कि हमें मतलब एक्सप्लिसिटली बॉयकॉट करना चाहिए टर्की का, क्योंकि हमें इंडिया के द्वारा टर्की को 4000 करोड़ जो है वो दिया जाता है, और अगर हमने इसको ये किया तो भाई हमें 4000 करोड़ का नुकसान जो है हम टर्की को दे सकते हैं। उसके बाद अब देखिए बात यह आता है कि इंडिया का क्या टर्की के टूरिज्म में बहुत ज्यादा रोल है। भाई 0.6% ही रोल है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि 0.6% रोल है। पॉइंट ये है कि अगर आप इसको एक बहुत बड़े मतलब ब्रॉड व्यू में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर साल जो टर्की की तरफ इंडिया से लोग जाने लगे थे वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। हमने देखा है कि 2.7 लाख 2024 में, मतलब 2019 में सिर्फ 2.3 लोग, मतलब 2.25 लाख लोग जो है वो टर्की जाते थे, वही 2024 में 2,07,000 मतलब 2.7 लाख लोग जो है वो जाने लगे। उसके बाद हमने देखा है कि इस बॉयकॉट की वजह से टोटल 85,000 लोग हैं वो कम विजिट करते हैं 2024 के कंपैरिजन में, और ये हो पाया है हमारे नेशनलिस्ट, हमारे इंडियन सिटीजन की वजह से। उसके बाद एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जो टर्की के इंस्टीट्यूशंस के साथ एमओयू साइन करती थी, वो अपना मेमोरेंडम साइन करती थी, उन्होंने भी टर्की के साथ, टर्की इंस्टीट्यूशंस के साथ अपने रिलेशनशिप जो है वो एंड कर दिए हैं। और हम देख सकते हैं कि जामिया इस्लामिया ने अभी सस्पेंड किया है। उसके बाद जो टर्की गवर्नमेंट एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज थी उनको नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर के, उसके बाद जेएनयू ने भी सेम काम किया है, कानपुर यूनिवर्सिटी ने भी सेम काम किया है। कानपुर यूनिवर्सिटी का कोलैबोरेशन था इस्तांबुल यूनिवर्सिटी के साथ, फिर इन्होंने यही काम किया, उनके साथ भाई हट गए। उसके बाद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी हो गए, मन्नू हो गए, बहुत सारे, रुड़की, आईआईटी मुंबई, सभी लोग जो है वो टर्किश पार्टनरशिप्स के साथ चाहे तो उसको एंड कर रहे हैं या रिकंसीडर कर रहे हैं यहां पर। उसके बाद जो मई 16 को जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, अभी तक तो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं हमारे देश के या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं वो तो अपने से खुद से स्टेप ले रही थी, लेकिन मई 16 को एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज ने फॉर्मली ये डिक्लेयर कर दिया कि भाई हम जो हैं वो सारे जो टाइज हैं टर्की यूनिवर्सिटीज के साथ उसको हम तोड़ देंगे। अब देखिए ये तो था
हमने देखा टूरिज्म सेक्टर का, हमने देखा है भाई यूनिवर्सिटीज की तरफ से क्या ये सिचुएशन था। अब हम देखते हैं एविएशन इंडस्ट्री की तरफ से क्या था कि देखो डीजीसीए जो इंडिया का एविएशन रेगुलेशन बॉडी है, रेगुलेटर है, वो क्या कहता है कि देखो अभी क्या है सिचुएशन कि जो इंडिगो है या अभी और भी सारे एयरलाइंस कंपनी है वो क्या करती है कि टर्किश मेड जो टर्किश एयरलाइंस है उनके द्वारा जो यूज किया जाता है ना एयरक्राफ्ट, उसका यूज करती है, क्योंकि वो जो है वो स्पेशियस होता है, जिसकी वजह से ज्यादा नंबर ऑफ टूरिस्ट जो है, जो ज्यादा नंबर ऑफ जो ट्रेवलर्स हैं उनको एयरक्राफ्ट में भर करके जो है वो लेके जाया जा सकता है। तो इसी वजह से इंडिगो के द्वारा डीजीसीए के पास एक लेटर आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि हमें और ज्यादा दिन का टाइम दीजिए, जिसके थ्रू जो है हम और ज्यादा दिन तक जो है वो टर्किश एयरलाइंस का जो वो पूरा एयरक्राफ्ट है वो यूज कर पाएंगे। लेकिन उसको भी हमने कैंसिल कर दिया है और हमने जो इंडिगो का रिक्वेस्ट था 6 मंथ्स का एक्सटेंशन का उसको भी हमने खत्म कर दिया। इंडिगो ने खुद से भी बोला है कि भाई हम जो है इस डेडलाइन को मानने वाले हैं क्योंकि ये देश का सवाल है। उसके बाद ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इंडिया ऑल्सो रिवोक्ड सिक्योरिटी क्लियरेंस फॉर टर्किश ग्राउंड हैंडलर सेलेबाई। ये जो ग्राउंड हैंडलर सेलेबाई है, ये आप देखिए ये जो सेलेबाई इंडिया है ये क्या करती थी, इसमें जो मेजॉरिटी स्टेक्स था वो टर्किश लोगों का था। और ये काम क्या करती थी, तो जो इंडिया में जो एयरपोर्ट्स होते हैं वहां पर जो आप समझिए कि पैसेंजर्स को ऊपर चढ़ाने का काम होता है, एयरक्राफ्ट से नीचे उतारने का काम होता है, उनका जो पूरा सिस्टम होता है उनको संभालने का काम होता है, उसका जो स्टाफ का काम होता है, उसके बाद जो सामान वगैरह होता है जो एयरक्राफ्ट में लोड किया जाता है, अनलोड किया जाता है, तो ये सब काम जो है वो टर्किश इन्वेस्टेड कंपनी में को जो है हमने दिया हुआ था ये इसका लाइसेंस। लेकिन अब वो लाइसेंस भी जो है हमने कैंसिल कर दिया है, जिसकी वजह से अब वो काम भी नहीं हो पाएगा। उसके बाद हमारे जो उदयपुर के बिजनेसमैन है उन्होंने तो गजब काम कर दिया। अब देखिए यहां क्या होता है, उदयपुर जो कि एशिया का लार्जेस्ट मार्बल प्रोसेसिंग हब है, वहां पर हम क्या कर रहे हैं, हमने सारे इंपोर्ट्स हॉल्ट कर दिए। क्या इंपोर्ट्स, तो हम टर्किश मेड जो टर्की से जो मार्बल इंपोर्ट किया जाता था इंडिया में उसको हमने हॉल्ट कर दिया, जिसकी वजह से 70% ऑफ इंडियन टोटल मार्बल इंपोर्ट्स की मतलब पहले जितना टर्की से हम मार्बल इंपोर्ट करते थे उसका 70% मार्बल इंपोर्ट जो है हमने कम कर दिया। और जिसकी वजह से जो उदयपुर मार्बल प्रोसेसर कमेटी है जिसको लेड करते हैं कपिल सुराना जी, ये कहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को ये लेटर साइन करके बोलते हैं कि भैया इस चीज से एक फायदा तो जरूर होगा, टर्की को तो हम जवाब दे ही रहे हैं, साथ में इंडिया की जो मार्बल इंडस्ट्री है वो भी इससे ज्यादा बूम करेगी। अभी तक हम 70% टर्किश मार्बल को इंडिया में बेच रहे थे, अब हम इंडिया के जो स्वदेशी मार्बल हैं वो हम इंडिया के लोगों को बेच पाएंगे, जिसकी वजह से इंडिया की जो मार्बल इंडस्ट्री है वो और ज्यादा ग्रोथ होगी। और सेम सिचुएशन उदयपुर में हुआ, सेम किशनगढ़, चित्तौड़गढ़, पुणे जैसे जगहों में भी ये काम होने लगा। और हमने तो टर्किश एप्पल्स को भी जो है हमने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं का जिसका हमने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। जो मेजर चीज थी वो मैंने आपको यहां पे बताई है। उसके बाद अब इंडिया की गवर्नमेंट क्या कर रही है ये जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने देखा कि टर्किश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, तो टर्किश का छोटा भाई अजरबैजान है। अजरबैजान और अर्मेनिया के साथ जो दोनों का सिस्टम है वो खराब है, क्योंकि अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो नगोर्नो काराबाख का है। इंडिया पाकिस्तान के बीच में कश्मीर है, उसी तरीके से अजरबैजान अर्मेनिया के लोगों के बीच में मतलब देश के बीच में ये नगोर्नो काराबाख का रीजन है। अब ये नगोर्नो काराबाख का जो रीजन है वो इन दोनों के मतलब कॉन्फ्लिक्ट के बीच में बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम रहा है। अब अजरबैजान को सपोर्ट करता है टर्की, और ये जो नगोर्नो काराबाख का रीजन है इसमें जो लोग हैं वो एथनिकली जो है वो अर्मेनिया है। जो अर्मेनिया के लोग हैं ना और जो नगोर्नो काराबाख के लोग हैं वो आपस में बहुत जुड़े हुए हैं। अब एथनिसिटी के मामले में जो नगोर्नो काराबाख के लोग हैं वो चाहते हैं कि वो अर्मेनिया में मिले, जिसकी वजह से हिस्ट्री में वॉर्स भी हुए इन दोनों के खिलाफ। लेकिन अभी के टाइम पे जो नगोर्नो काराबाख का जो मेजॉरिटी पार्ट है वो अजरबैजान के कंट्रोल में है, और इसी वजह से जो हमारा ऑटोमेटिकली जो स्टैंड है, क्योंकि अजरबैजान जो है वो कश्मीर को पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, उसको बैक करता है टर्की, और टर्की सपोर्ट करता है पाकिस्तान का। इसी वजह से अजरबैजान भी इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट देता है, कश्मीर को यूनाइटेड नेशंस में इंडिया के अगेंस्ट में बोलता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम अर्मेनिया को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब अर्मेनिया को हम कैसे सपोर्ट करेंगे, तो अर्मेनिया को अब देखिए अर्मेनिया जो है हमारे लिए एक तरीके से बायर, एक कस्टमर भी बन सकता है। कैसे,
तो अभी रिसेंटली आर्मेनिया का जो टॉप डिफेंस पार्टनर है वो इंडिया बन चुका है। और जो $250 मिलियन का डील 2022 में हमने किया, जिसमें आर्मेनिया ने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स का ऑर्डर दिया था, स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार्स जो वेपन्स को डिटेक्ट कर ले वैसे रडार्स को हमने मतलब उनके द्वारा वो ऑर्डर दिया था, हमने उसको भेजा। एंटी टैंक मिसाइल्स हमने भेजा। उसके बाद आकाश 1S मिसाइल सिस्टम का लेकर के डील हुआ था, जो कि अब फेज वाइज डिलीवर किया जाएगा। हमने बहुत सारे डिलीवर्ड भी किए और जो सेकंड शिपमेंट है वो जून 2025 में भी हम ये करने वाले हैं। और ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के भी जो है वो टॉक्स चल रही हैं, जिसके बाद अगर ये टॉक सक्सेसफुल हो गई तो हम आर्मेनिया को ब्रह्मोस मिसाइल बेच पाएंगे। और अगर आर्मेनिया के पास बहुत सालों से वो इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल मांगने की कोशिश कर रहा है, अगर हमने दे दिया तो फिर अजरबैजान की खैर नहीं। उसके बाद हम ज्वाइंट ट्रेनिंग और मिलिट्री कोऑपरेशन जो है वो कर रहे हैं आर्मेनिया के साथ। 2025 में हमने कोऑपरेशन प्लान साइन किया था, आपने देखा ही होगा। आर्मेनियन ऑफिसर्स जो हैं वो इंडिया आते हैं ताकि, और इंडिया में ही उनको ट्रेनिंग जो है वो मिलती है। जैसे एनडीए है हमारा, डीएसएससी है, एमआईसी है, जिसके तहत जो हम इंडिया के जो ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेन करते हैं, उसी तरीके से अब हम आर्मेनिया के ऑफिशियल्स को भी हम यहाँ पे ट्रेन करेंगे। 2023 में आर्मेनिया के फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं वो इंडिया में विजिट करते हैं। फिर 24-25 के टाइम पे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है वहां के ये सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद जो आर्मेनिया का जो ऑफिशियल स्टैंस है वो ये कि भाई वो कश्मीर को लेकर के इंडिया का सपोर्ट करता है, और यूएनएससी में परमानेंट सीट को लेकर के भी जो आर्मेनिया है उसको सपोर्ट करते हैं। उसके बाद साइप्रस का एक अलग एंगल है। साइप्रस आप देख सकते हैं कि साइप्रस जो है वो कश्मीर की तरह ही है। अब साइप्रस जो है वो ग्रीस और टर्की के बीच का ये दिक्कत है। ग्रीस, ये जो साइप्रस है वो ऑफिशियली ग्रीस का होना चाहिए था, लेकिन फिर साइप्रस के लोगों ने बोला कि भाई हमें जो है वो अलग देशी बन जाते हैं। ग्रीस वालों ने बोला ठीक है आप बन जाओ, जैसे नेपाल है हमारे लिए वैसे ही ग्रीस था, मतलब ग्रीस के लिए साइप्रस था। अब साइप्रस का जो आधा पार्ट है, जो नदर्न पार्ट है, वो क्या करता है, टर्की जो है वो इलीगली ऑक्यूपाई करता है, जिसकी वजह से जो साइप्रस है वो टर्की के लिए हो जाता है दिक्कत। और अब हम क्या करते हैं, जून 2025 में इस डिकेड, मतलब आप समझ लो कि इस डिकेड में पहले प्रधानमंत्री इंडिया के ही होते हैं, मतलब पहले इंडिया के पहले प्रधानमंत्री ही आप समझ लीजिए कि जो मोदी जी हैं वो पहले प्रधानमंत्री बन जाते हैं जो साइप्रस विजिट करते हैं। और हमने बहुत सारे उनके साथ जो है वो इसके ऊपर में मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने उसमें साइप्रस और इंडिया के एंगल को यहाँ पे मैंने समझा। तो ये साइप्रस के साथ हम अलग ही अपने रिलेशंस एस्टैब्लिश कर रहे हैं। और ये पिक्चर बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ, जिसमें आप देख सकते हैं कि साइप्रस के जो मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, और उसके बाद जो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस पिक्चर क्लिक करवाते हैं। अब ये पिक्चर में ऐसा खास क्या है, तो आप जो पीछे माउंटेन देख रहे होंगे, ये माउंटेन वही है जिसको जो साइप्रस का है, लेकिन उसको ऑक्यूपाई किया है किसने, उसको ऑक्यूपाई किया है टर्की ने। तो इस पिक्चर के द्वारा जो है हम टर्की को ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई थाम जाओ, क्योंकि अगर इंडिया के अगेंस्ट में बोलोगे ना तो दुनिया में बहुत लोग हैं जो इंडिया का सपोर्ट करने वाले। लेकिन सवाल उठता है कि इंडिया को और क्या क्या कर सकते हैं हम, जिससे टर्की को हम और ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, या उसको हम अलग से कर सकते हैं। क्योंकि टर्की जो है वो यूरोप का इकलौता देश है जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर इकोनॉमिकली भी है और भी तरीके से वो कमज़ोर है, और हम भी उसको और ज़्यादा कमज़ोर कर सकते हैं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में कि हम ऐसे कौन से स्टेप्स ले सकते हैं इन तीनों कंट्री के अगेंस्ट, जिससे इंडिया का स्टैंड पूरे दुनिया में क्लियर हो जाए कि अगर कोई देश पाकिस्तान का सपोर्ट करता है तो उस देश के साथ हमारे अच्छे रिलेशन होने की संभावना बहुत कम है। फिर मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, नेक्स्ट किसी टॉपिक को डिस्कस करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और कीप लर्निंग मेरे भाई और मेरी बहनों। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।